Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication starts द गजट ऑफ इंडिया। 7 नवंबर 2022 को आया था। किस तरह का पीएचडी का प्रोसेस रहेगा, एडमिशन से लेके अवार्ड तक का पूरा प्रोसेस है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है रिसर्च स्कॉलर को, जो कैंडिडेट्स हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, अवार्ड के लिए क्या है, थीसिस एवोल्यूशन किस तरह से होगी, कोर्स वर्क का क्या प्रोसेस है। तो A to Z जो 23 और 24 के लिए जो एडमिशन होंगे हायर इंस्टीट्यूशंस में आपके, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, तो पूरा ये है। जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा, लेकिन जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो इंडिपेंडेंट भी रहती हैं। अपने ऑर्डिनेंस को इसी बेस रही, यही रहेगा ऑर्डिनेंस जो गैजेट है, और इसे ही बेस बन के थोड़ा सा वो चेंजिंग कर सकते हैं। अब जैसे एएमयू चेंजिंग जो कर रहा है, क्योंकि एएमयू के पास अभी वाइस चांसलर नहीं है, एक्टिंग वाइस चांसलर है। तो एकेडमिक काउंसिल जो है 13 जुलाई को मैं ये गैजेट पेश होगा, और वहाँ ये फाइनल रूल जो है ड्राफ्ट आ जाएगा। तो एएमयू का जो है चैप्टर ऑर्डिनेंस की अगर बात करें पीएचडी का, तो 25E होगा। इसी तरह आपका बीएचयू का, आईआईटी का, तो वहाँ कुछ जो वो चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करेंगे क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो हम जो मेन फ्रेम है वो हम देख लेते हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। बीएचयू के पेपर जो लास्ट ईयर के किस तरह का पेपर आते हैं पीएचडी के, वो आपको मिल जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 7 नवंबर 2022 में आया था सेशन, क्योंकि अब ये जो स्टार्ट होगा वो 2023-24 के लिए है। तो शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन और कमेंसमेंट डेफिनेशन रेगुलेशन अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्स मीन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये मेन चीज़ें हैं। और मेन प्रोसेस पाते हैं हम लोग। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या रहने वाली है। अब 1 ईयर या 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का कोर्स या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो। आफ्टर यानी जिसने 4 साल में ग्रेजुएशन किया है, 4 साल वाले कोर्स, या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो वो 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में वो एलिजिबल, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा पीएचडी के लिए। तो वो इनरोल हो सकता है। या फिर 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर यानी जिसने 2 साल का, लेकिन उसका अगर बैचलर, जो क्योंकि पहले ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का ही होता था, और जिसने फिर उसके बाद 2 ईयर का उसने मास्टर किया है, तो वो फाइनल ईयर में जाके इनरोल हो सकता है। मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 55% है, और SC ST OBC के लिए उसमें 5% का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी उनके लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज का रहेगा। Candidates who have completed the MPhil program with at least 55 marks in aggregate, yeah, its equivalent grade in a point scale, where grading system is followed, yeah, equivalent qualification from a foreign national institution accredited by the by an assessment या accreditation agency which is approved to regulatory authority of by an authority। तो वो फुल फ्लैश उसमें पीएचडी के प्रोग्राम में चला जाएगा। लेकिन क्या है, 50%, 55%, 5% का आपका रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा SC ST और OBC का, और फिजिकल हैंडीकैप का, EWS कैटेगरीज़ को। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, यानी पीएचडी कितने साल के लिए रहने वाला है, तो मिनिमम जो है पीएचडी जो सीरियसली करना चाहते हैं वो 3 साल के अंदर सबमिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। उसमें आपको कोर्स वर्क यानी 2 पेपर आपको पास करने होते हैं। एक तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और एक दूसरा आपका जो है मेन जो सब्जेक्ट का रहेगा। 2 पेपर होते हैं आपके। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, यानी जो है मिनिमम ड्यूरेशन आपका 3 साल में आप पीएचडी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। यानी 3 साल का, 3 साल के अंदर पीएचडी 3 साल में कर सकते हैं। और दूसरा मैक्सिमम यानी 6 साल के लिए मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल। उसके बाद अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसमें एक वैलिड रीज़न देना होगा, तो 2 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये, हाँ, पीएचडी कितने साल की हो गई आपकी, 8 साल की हो गई। ओके। मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल 2 ईयर्स कैन बी गिवन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ री
registration as per the statutory ordinance of the higher educational institution concerned, provided, however, that the total period of completion of a PhD program should not exceed 8 years, यानी 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम। जब से आपने PhD प्रोग्राम में यानी आपका जब आपने एडमिशन लिया है PhD में तो 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ आपको 2 साल एज ए एक्सटेंशन मिल जाएगा एज ए एक्स स्टूडेंट का। ओके, तो इसी यहाँ आके पॉइंट 2 जो है 4 का 2 सब पार्ट जो है वहाँ आपको PhD कितने साल की होगी, 8 साल की हो गई। फर्दर प्रोवाइड मतलब डैट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी, लेकिन ये ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं ये मोर देन है, लेकिन वो इक्विवेलेंट 40% रहता है। वो यहाँ थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो है उसमें अपने पार्ट पे जो ऑर्डिनेंस अपना फॉलो करेंगी इसी को गैजेट को, तो वहाँ ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। मे बी अलाउड एन इंस्टीट्यूशनल रियलाइजेशन ऑफ 2 years. However, the total period for a completion of a PhD program in such a case should not exceed 10 years. तो यहाँ PhD कितने साल की हो गई, 10 years की हो गई। किसके लिए हो गई, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए हो गई। तो देखिए मिनिमम ड्यूरेशन PhD का कितना रहा, 3 साल, मैक्सिमम 6 years, 2 साल का एक्सटेंशन हो सकता है, वो सभी के लिए होगा। और फीमेल और आपका हैंडीकैप पर्सन के लिए आपका फर्दर 2 साल मिल सकते हैं, यानी वो 10 साल तक PhD कर सकते हैं। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 6, उसके बाद 2 साल का एक्सटेंशन यानी 8 साल हो गए। फिर उसके बाद फीमेल और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए फिर 2 साल मिल जाएंगे, यानी वो 10 साल तक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका ड्यूरेशन था। प्रोसेस फॉर एडमिशन, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से हमें एडमिशन लेना, तो एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन वो नोटिफाई करेगी कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स इन दिस रिगार्ड इशूड बाय द UGC ने ये गैजेट जो गया इसी के बेस पे क्या है रूल और रेगुलेशन बनाएगी। इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ स्टेचुटरी या रेगुलेटरी बॉडीज़ कंसर्न, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो अपने लेवल पे इसी के बेस पे बनाएंगी। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसे फॉलो करेंगी। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स रहेंगे PhD में एडमिशन लेने के लिए। तो पहला क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बी एडमिट स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर, अगर कोई भी UGC नेट, UGC CSIR नेट या गेट या CEET सीट या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट है बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू, तो कोई भी जो नेट CSIR गेट वगैरह क्वालिफाइड है तो वो टेस्ट से एग्जाम्प्ट हो जाता है, वहाँ वो क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहता है। PhD में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी IIT में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप ले सकते हैं जहाँ परसुइंग PhD हो रही हुआ, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और आपको टेस्ट से वहाँ एग्जाम्प्ट हो गए और आप डायरेक्ट क्या है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के थ्रू आप एडमिशन ले लोगे। मे बी एडमिटेड स्टूडेंट्स थ्रू द इंटरनेट टेस्ट, जो क्वालिफाइड नहीं है नेट वगैरह, तो वो क्या है एज ए जनरल जो स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें क्या होगा टेस्ट देना होगा, कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। द इंटरनेट टेस्ट सिलेबस सेल कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा। एक पेपर क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा 50%, और 50% आपका जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का रहेगा। जैसे आप फिजिक्स से करना चाहते हो तो फिजिक्स, हिंदी से करना है तो हिंदी का 50% का सिलेबस होगा। और सिलेबस जो है नेट और JRF का जो आपका रहता है वो ही सेम सिलेबस यहाँ रहेगा। ओके, क्योंकि वही इंटरनेट टेस्ट में वही सेम सिलेबस वो यहाँ रखेंगी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन द इंटरनेट टेस्ट आर एलिजिबल टू कॉल फॉर द इंटरव्यू। टेस्ट के लिए जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए इंटरनेट टेस्ट 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जैसे AMU में ही है तो AMU में अगर PhD आप में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ AMU जो है 2 टेस्ट कंडक्ट करवाती है। एक तो आप वो फैकल्टी वाइज कॉमन करवाती है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट वाइज ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज यानी सेक्शन B होता है। तो दोनों में 40-40 मार्क्स का होता है, यानी 50% मार्क्स लाने होते हैं। 50% मार्क्स का मतलब 80 में से आपको 40 मार्क्स आने चाहिए, ऐसी BHU का है।
आपका आईआईटी का है और जामिया का भी है, जेएनयू का भी यही सेम प्रोसेस है, यानी 50% जो पुराना जो है, अब जो है जो गैजेट है इसके हिसाब से अब इंटरनेट में इसमें तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सेम चीज़ है। A relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidate belonging जो SC ST OBC और आपके जो है डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी, यानी जो PH कैटेगरी के हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है EWS और अदर कैटेगरीज के लिए, तो उन्हें 5% का वह रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी उन्हें क्वालिफाइंग क्या है 45 हो जाएगा उनका। There is a number of eligible students to be called for an interview based on the number of PhD seats available। और जितनी भी हायर इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी हैं या IITs हैं, तो उन्हें अपनी वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अपलोड करना होगा और सीट्स वगैरह कि इतनी सीट्स हैं। और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इसमें क्या है स्पेशलाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हर इंस्टीट्यूशन के और यूनिवर्सिटी और आईआईटीज़ के उस वेबसाइट पर रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी इन्हें। प्रोवाइडेड डेट द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो वेटेज जो रहेगा टेस्ट का, वो क्या है वेटेज ऑफ 70% तो आपका टेस्ट का रहेगा और 30% का आपका इंटरव्यू और वाइवा वसी शैल बी गिवन। यानी जो है आपका टेस्ट 70% मार्क्स का रहेगा और सपोज़ करिए 100 मार्क्स का आपका टेस्ट, तो 100 में से वो 30 मार्क्स का टेस्ट ले सकती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, और 30 मार्क्स का वो इंटरव्यू लेगी। ओके। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस शेल आर एलिजिबल टू कंडक्ट PhD प्रोग्राम्स। कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं एलिजिबल हैं? तो एलिजिबल वही हैं जहां उनके पास क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाइज एबिलिटी, अगर सीट है, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ये सब चीज़ें क्या है प्रोस्पेक्टस में नोटिफाई करनी होंगी हर इंस्टीट्यूशन को। ओके। एडहेयर द नेशनल एंड स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना होगा। The higher education institution shall maintain a list of PhD supervisor, specify the name of the supervisor, यानी सुपरवाइज़र का नाम, हिज हर डिज़ाइनेशन, द डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर, ये सारी चीज़ें क्या है वेबसाइट पर उन्हें देनी होंगी। और रिसर्च एंड डेट ऑफ द एडमिशन क्या एडमिटेड अंडर द ऑन द वेबसाइट ऑफ द, यानी वेबसाइट पर देनी होंगे अपडेटेड द लिस्ट एवरी एकेडमिक ईयर पर भी देना होगा कि हमारे यहाँ से इतनी रिसर्च पब्लिश हुई हैं। एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र, यानी सुपरवाइज़र जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप रिसर्च स्कॉलर कहलाओगे। तो रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइज़र दोनों ही मिलते हैं। अगर एक ऐसी फील्ड है जो कि उसमें आपका इस तरह का टॉपिक है जहाँ को सुपरवाइज़र की रिक्वायर्ड होती है, तो आपका को सुपरवाइज़र ही अलाउड किया जाता है। परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो जो है एलिजिबल होते हैं सुपरवाइजिंग के लिए। सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र बन सकते हैं। सुपरवाइज़र के लिए जो है प्रोफेसर के लिए वो कितने कैंडिडेट्स को PhD करा सकता है? वो 8 कैंडिडेट्स को PhD करवा सकता है। एलिजिबल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट, तो असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को, एसोसिएट आपका 6 को और प्रोफेसर 8 को PhD करा सकता है। तो ये तो इसकी क्राइटेरिया है, सही है। यानी प्रोफेसर 8 कैंडिडेट को PhD कराएगा और एसोसिएट प्रोफेसर 6 को और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को PhD कराएगा। इन केस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एनी फीमेल PhD स्कॉलर ड्यू टू द मैरिज या अदरवाइज, द रिसर्च डेटा शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू विच द स्कॉलर intends to relocate, provided all the other condition in these regulation are followed। अगर कोई फीमेल PhD स्कॉलर है, उसकी शादी हो जाती है किसी दूसरे शहर में, तो वह उस दूसरे शहर में उसका जो है PhD में उसका एडमिशन वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और जितना भी उसने PhD में वर्क करा है विद वर्क, और वहाँ उस जो नई यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या IITs में, तो उसका क्या है वहाँ सुपरवाइज़र फिर वहाँ नया अलाउड होगा। लेकिन जो है वो उसके अपने वर्क के साथ जाएगी। जो उसने वर्क जो अगर उसने 2 साल लगा दिए उसके बाद शादी हो गई है, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। तो वहाँ अब उसी शहर के
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में वहाँ एडमिशन ले लेगी। और जहाँ वो पहले से 2 साल से करी तो 2 साल का जो भी उसने रिसर्च जो वर्क है वो विद वर्क के साथ वो ट्रांसफ़र होगी और नया वहाँ सुपरवाइज़र वहाँ अलाउड कर दिया जाएगा। फैकल्टी मेंबर्स विज लेस देन 3 years ऑफ सर्विस हैं। जो फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन नेशनल जो फॉरेनर्स जो यहाँ एएमयू ये सॉरी पीएचडी करना चाहते हैं इंडिया से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से, तो वो है आप दो हर यानी 2 कैंडिडेट वह हर उसके चाहे एसोसिएट हो या असिस्टेंट हो या प्रोफेसर के अंडर में कर सकते हैं ओवर एंड अबव में, क्योंकि वो क्राइटेरिया ओवर एंड अबव में आता है 4, 6, 8। इसका मतलब अगर उन्हें भी इंक्लूड कर दो तो क्या हो जाएगा 6, 8, 10। ओके, तो फिर प्रोफेसर जो है 10 करवाएगा, लेकिन वो ओवर एंड अबव में है क्योंकि 2 एज ए फॉरेन क्यों एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम। ओके, कोर्स वर्क की अगर बात करें, क्योंकि आपको पीएचडी के टाइम में आपको क्योंकि 3 साल की पीएचडी के आपको कोर्स वर्क भी करना होता है। द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर द पीएचडी कोर्स वर्क इज़ अ मिनिमम ऑफ 12 क्रेडिट्स इंक्लूडिंग अ रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। पहला पेपर जो होगा आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का होगा। कोर्स हैज़ नोटिफाइड वाई यूजीसी ने ऑलरेडी नोटिफाइड किया इन 2019। और दूसरा जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी कोर्स, रिसर्च मैथोडोलॉजी द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी यानी आरएसी जो है कैन आल्सो भी रिकमेंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन कोर्सेज एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। आरएसी उसमें रिकमेंड करेगी ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन इन टीचिंग एजुकेशनल या पेडागोगी related to their chosen PhD subject during their doctoral period. PhD scholars may also be assigned 4 to 6 hours per week of teaching या research assignment assistantship for conducting tutorial या laboratory work and evaluations है। तो ये जो नई चीज़ जोड़ दी है, जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं यानी वीक में उन्हें 2 से या 4 घंटे जो हैं आपको देने होंगे क्या टीचिंग के या रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए फॉर कंडक्टिंग ट्यूटोरियल या लेबोरेटरी वर्क में या आपको एवोल्यूशंस में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो हफ्ते में यानी वीक में 4 से 6 घंटे आपको ये देने होंगे। A PhD scholar must obtain a minimum of 55 marks and is equivalent grade in UGC 10-point scale in the coursework to be eligible to continue in the program and submit his या her thesis। तो कोर्स वर्क में जो है कोर्स वर्क जो मार्कशीट आपकी जो मिलेगी तो उसमें आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी अदरवाइज़ आप क्या थीसिस अपनी सबमिट कर पाओगे, वरना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और कोर्स वर्क के लिए जो है चांस आपको दो बार मिलेगा। थर्ड बार आप अगर एक बार आपको फेल हो जाते हो तो सेकंड बार आपको फिर चांस मिलेगा, और अगर थर्ड बार अगर नहीं कर पाते हो कोर्स वर्क तो आपका क्या है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में ही किसी के साथ होता है। 100 में से एक आधे स्टूडेंट जो सिर्फ एडमिशन ले लिया और वो कुछ कर नहीं रहा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एंड इट्स फंक्शन। तो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ये देयर शैल बी द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एन इक्विवेलेंट बॉडी एज एन डिफाइंड in the statutes or ordinances of the higher education concerned for each PhD scholar. The research supervisor of the PhD scholar concerned shall be the convener of this committee. The committee shall be the following responsibility, जो following responsibilities देता है RAC Research Advisory Committee to review the research proposal and finalize the topic of research। यानी जो रिसर्च में आपने एडमिशन लिया तो आपका एक टॉपिक मिलेगा ना कि आपको इस फील्ड पर आपको काम करना है, तो ये आरएससी जो है आपको टॉपिक जो है फाइनलाइज करती है। फिर उसके बाद ये है आरएससी होने के बाद ये पीओएस में फाइनल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद CASR होती है, कमेटी फॉर एडवांस रिसर्च, टू रिव्यू द रिसर्च प्रपोजल एंड फाइनलाइज द टॉपिक हो गया। उसके बाद टू गाइड द PhD स्कॉलर इन डेवलपिंग द स्टडी डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च एंड आइडेंटिफाई द कोर्स ही
oblique she may be to do the periodically review and assistant in the progress of the research work of the PhD scholar। और RSC का काम ये भी रहता है कि उसे गाइड करना रहता है, और दूसरा ये है उसका जो है रिसर्च स्कॉलर का प्रोग्रेस भी चेक करती रहना होता है। 6 महीने में उसकी रिपोर्ट देनी होती है। ईच सेमेस्टर ऑफ PhD स्कॉलर शेल अपीयर बिफोर द RSC, यानी हर सेमेस्टर से पहले क्या है उसमें कायम अपीयर होना होगा उसे RSC में, यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में, टू मेक अ प्रेजेंटेशन देना होगा और सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ हिज हर वर्क फॉर द इवोल्यूशन फर्दर गाइडेंस, यानी उसे अदर फर्दर गाइडेंस में क्या काम करना है। द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी से सबमिट इट्स रिकमेंडेशन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ PhD स्कॉलर प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न, यानी BOS में देना होगा। A copy of such recommendation shall also be provided to the PhD scholar। PhD और वो जो कॉपी है जो रिकमेंडेशन जो रहेगा RSC का कि आपको इस फील्ड में आपको आप ये आपको वर्क करना है और आपकी ये कमी है जो प्रोग्रेस, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के बाद जो रिपोर्ट RSC सबमिट करेगा तो उसकी कॉपी एक रिसर्च स्कॉलर को भी मिलेगी। इन केस द प्रोग्रेस ऑफ द PhD स्कॉलर इज़ अनसेटिस्फैक्टरी, अगर RSC देख लेती है कि ये बच्चा काम नहीं कर रहा है सही से PhD पे, तो अनसेटिस्फैक्टरी है रिपोर्ट, तो द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी शैल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर द सेम एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर, तो वहाँ सजेस्ट करेगी करेक्टिव मेजर। इफ़ द PhD स्कॉलर फेल्स टू इम्प्लीमेंट दीज करेक्टिव मेजर, अगर वो जो मेजर्स जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि आपको ये करना होगा और इसमें आपको फॉलो करिए और 6 महीने के अंदर आप प्रोग्रेस करिए, अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर तो कोई स्पेसिफिक रीज़न के साथ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द PhD स्कॉलर फ्रॉम द PhD प्रोग्राम, तो वो RSC जो है रिकमेंड कर सकती है आपके कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के लिए। इवोल्यूशन का क्या प्रोसेस रहता है, यानी आपका जो आपको चाचा किस बेस पे रहेगा जाएगा, तो असेसमेंट मेथड्स या मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री, तो आपको डिग्री जो है अवार्ड किस बेस पे होगी। तो अपन सेटिस्फैक्टरी कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क, यानी आपको एक तो कोर्स वर्क जो है आपको पास करना होगा, ऑब्टेनिंग द मार्क या ग्रेड, यानी 55 मार्क्स आपको लाने होंगे कोर्स वर्क में। बिफोर सबमिटिंग द डिजर्टेशन या थीसिस द PhD स्कॉलर में प्रेजेंटेशन, उसके बाद आप कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न, विच शैल आल्सो बी ओपन फॉर ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आपको एक ओपन प्रेजेंटेशन देना होगा। आपने कोर्स वर्क कर लिया, कोर्स वर्क आपका आपको थीसिस सबमिट करने से पहले 3 महीने पहले या 6 महीने पहले वो टाइम दिया जाता है आपको, 3 महीने के बाद कर सकते हो प्रेजेंटेशन के बाद या 6 महीने के बाद कर सकते हो। तो उससे पहले क्या है आपको प्रेजेंटेशन होगा एक ओपन एरिया में होगा, उसमें जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यानी ये जो टीचर्स हैं उस फैकल्टी के और रिसर्च स्कॉलर जितने भी हैं उस फैकल्टी के और स्टूडेंट्स वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। The higher education institution concerned shall have a mechanism using well-developed software application to detect plagiarism, और जो है आपने जो रिसर्च करी है तो उसका plagiarism का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। A PhD scholar submitted the thesis of evaluation along with वो PhD जब थीसिस आप सबमिट करोगे तो अंडरटेकिंग देनी होगी PhD स्कॉलर को, और उसका सुपरवाइज़र भी देता और हेड ऑफ द चेयरमैन, यानी उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयरमैन या कोऑर्डिनेटर जो भी है वो देगा। द PhD थीसिस सबमिटेड बाय ए PhD स्कॉलर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय हिज या रिसर्च सुपरवाइज़र। तो PhD जो सबमिट करेगा थीसिस सबमिटेड बाय या रिसर्च स्कॉलर यानी PhD स्कॉलर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय हिज, उसका जो है अब जो उसका जो जांच होगी इवैल्यूएट की जो उसकी थीसिस की होगी या डिजर्टेशन की, वो उसका सुपरवाइज़र भी करेगा एंड एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, और 2 एक्सटर्नल यानी बाहर के एग्जामिनर, यानी उस इंस्टीट्यूशन के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या IITs में PhD कर रहे हैं तो एक तो आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो आपका इवैल्यूएट करेगा आपकी थीसिस, और 2 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, वन हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होंगे एंड नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न सच एग्जामिनर शेल बी। तो आपके एक तो सुपरवाइज़र हो गया, 2 बाहर के जो हो गए, एक तो इंडियन एग्जामिनर रहेगा और दूसरा जो है आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन एग्जामिनर रहेगा।
तीन आपके एग्ज़ामिनर जो हैं आपको ये थीसिस जो है चेक करेंगे। अगर आपका कोई सुपरवाइज़र नहीं है तो 3 करेंगे, अगर कोई सुपरवाइज़र है तो आपके 4 करेंगे। ओके, ये प्रोसेस रहता है। अगर इनकी फेवरेबल अगर रिपोर्ट आती है, इफ़ वाइवा वर्सी ऑफ द पीएचडी स्कॉलर टू डिफेंड और द थीसिस शैल बी कंडक्टेड इफ़ बोथ द एक्सटर्नल एग्जाम, जो बाहर के जो एग्जामिनर हैं, रिकमेंड एक्सेप्टेंस ऑफ द थीसिस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एनी करेक्शन, अगर वो करेक्शन वगैरह सेट करते हैं तो वो आप वन ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर रिकमेंड रिजेक्शन, अगर कोई रिजेक्ट, देखिए अगर दोनों एक्सटर्नल एग्जामिनर एक्सेप्टेंस दे सकते हैं यानी फेवरेबल है फॉर द अवार्ड, तो वो उसके लिए क्या है, अवार्ड होने से पहले उसका क्या है, फिर उसके बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद क्या है, वाइवा होगा। वाइवा शैल बी ओपन ऑन क्या टू द मेंबर्स ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एंड फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फॉर्मुलेट क्या अप्रोप्रिएट रूल्स ऑर्डिनेंसेस टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। यानी 3 एग्जामिनर होंगे आपके, अगर आपका कोई सुपरवाइज़र नहीं है तो एक आपका सुपरवाइज़र हो गया, एक इंडियन एग्जामिनर हो गया और दूसरा एक फॉरेन एग्जामिनर हो गया, यानी आउटसाइड इंडिया किसी भी देश से वो हो सकता है। तो तीनों एग्जामिनर के यानी 2 जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं उनकी अगर फेवरेबल हो गई रिपोर्ट, सुपरवाइज़र तो आपका पीएचडी करा ही रहा है। ओके, तो आपको क्या है, उसके बाद वाइवा होगा। वाइवा होने के बाद आपको नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा कि आपने पीएचडी, और उसके बाद आप डिग्री भी निकलवा सकते हो। अगर किसी एग्जामिनर ने, बहुत एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने अगर क्या है माइनर करेक्शन इनकॉर्पोरेट या करेक्शन सजेस्ट कर दिया तो करेक्शन सबमिट आप करोगे। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो दूसरे एग्जामिनर को जाएगी, अगर दूसरे एग्जामिनर भी रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में जो है पीएचडी आपका अवार्ड नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट होगी। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल complete the entire process of evaluating a PhD thesis, including the declaration of the viability result एंड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखिए द हायर, ये हाँ यूनिवर्सिटियों को बांधे है, इसमें आप सब वो नहीं है, इसकी आपके लिए बेनिफिशियल है। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस ऑफ इवल्यूटिंग, यानी जो थीसिस जो चेकिंग का जो पीरियड है पीएचडी थीसिस इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ द वाइवा वर्सी रिजल्ट, यानी जो आपका इंक्लूडिंग वाइवा वर्सी जो रिजल्ट आएगा तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन, आपने सबमिट कर दी डिपार्टमेंट में। ओके, डिपार्टमेंट सबमिट कर दी तो ये सारा प्रोसेस जो है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-2 साल से कोई रिपोर्ट ही नहीं भेज रहा, क्या आप पैनल बन गया, सेकंड एग्जाम को जाएगी, थर्ड को जाएगी, तो ये 6 महीने के अंदर होना है सारे प्रोसेस। ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम उसका बर्बाद होता था, बहुत टाइम चला जाता था, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया। और ऐसे ही सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ वो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं वो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगी। एकेडमिक रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज वगैरह का, ये तो सही है। पोस्ट ग्रेजुएट 4 ईयर को वहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये कंडीशन रहती है उसके लिए कहाँ कहाँ पीएचडी रन हो सकती है। तो ये तो हम लोगों का मैटर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड, यानी आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो पीएचडी, ये बहुत अच्छी बात है। आप पीएचडी प्रोग्राम थ्रो पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड, यानी परमिटेड है, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन दिस रेगुलेशन, यानी जो रेगुलेशंस है वो फुलफिल हो। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल ऑब्टेन अ एनओसी, यानी आपको जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा थ्रू द कैंडिडेट फॉर a part-time PhD program from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, जहाँ भी आप एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होगी, और जहाँ आप पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ आपको सबमिट करनी होगी। द कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू परस्यू स्टडीज़ क्या ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, यानी आपको पार्ट टाइम बेसिस पे अपने जहाँ भी आप जॉब करें वहाँ से परमिशन लेनी होगी, जिसे एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज़ परमिटेड हिम या हर टू डिवोट सफिशेंट टाइम फॉर रिसर्च, तो वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी, हाँ भाई अब हम इतने घंटे ये इतने टाइम को लिए अपने रिसर्च वर्क के लिए दे सकते हैं। या इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो रही है, ही और शी विल बी रिलीव्ड, तो वो आपको रिलीव भी कर सकते हैं कि अब चलिए आप पीएचडी कर लीजिए, रिलीव्ड हो गए फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ द कंप्लीट द कोर्स वर्क, जब तक कोर्स वर्क नहीं होता आपको तो वहाँ आपको रिलीव भी कर दिया जाएगा।
विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और क्या है कंटेन इन दीज रेगुलेशन एनी लॉ ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री हायर एजुकेशन शैल नॉट बी ऑफर द एमफिल मास्टर ऑफ डिग्री प्रोग्राम, यानी जो हायर एजुकेशन डिग्री है वो एमफिल डिग्री वो नहीं देंगे, हायर शैल नॉट बी ऑफर। ओके, इशूइंग अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होगा प्रायर टू द एक्चुअल अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री, जो आपके डिग्री जो मिलती है पीएचडी डिग्री या डिग्री अवार्डिंग हायर इंस्टीट्यूशन शैल बी इशू अ provisional certificate to the effect that the PhD is being awarded in accordance with the provision of these regulations। तो आपको क्या है नोटिफिकेशन वो एक्चुअल अवार्ड ऑफ डिग्री मिलेगी, अवार्डिंग हायर एजुकेशन शैल बी प्रोविजनल, यानी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा टू द इफेक्ट ऑफ दैट द पीएचडी इज बीइंग अवार्डेड इन अकॉर्डेंस विद द, उसमें विद रेगुलेशन, यानी किस रेगुलेशन की बेस से आपका एडमिशन होगा, विद रेगुलेशन के साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री इज प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशंस, और इन रेगुलेशंस के बेस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी आपकी जो है डिग्री अवार्ड हो जाएगी। अवार्ड ऑफ डिग्रीज टू कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑन, उससे पहले या आफ्टर जुलाई 11 2009 टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन दीज रेगुलेशन शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल या पीएचडी रेगुलेशन 2009, the UGC minimum standard and procedure for award of MPhil and PhD degree regulation 2016 as the case may be. Further, the award of degrees to candidates already registered and pursuing PhD shall be governed by these regulations, UGC minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2016. Noting in these regulations shall impact the MPhil degree programs commencing prior to the enactment of these regulations. Depository with in FleetNet. The following the successful completion of the evaluation process before the announcement of the award of the PhD degree. The higher education student shall be submitted an electronic copy of the PhD thesis। देखिए, अवार्ड होने से पहले जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें इन फ्लिप नेट पे जो है जो सॉफ्ट कॉपी आप जमा करते हो अपनी थीसिस के साथ, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी जो आप सीडी में करके देते हो अपना सारा थीसिस, यानी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आप जो सबमिट करते हो वो उसे इंस्टीट्यूशन को इन फ्लिप नेट पे जो हाँ वहाँ अपलोड कराना होगा फॉर होस्टिंग द सेम सो एज टू मेक इट एक्सेसिबल होगा किसके लिए, टू ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी इस फील्ड पे तो आप यानी वो आपके रिसर्च स्कॉलर को भी बेनिफिशियल रहेगा कि भाई इस फील्ड में रिसर्च हो चुकी है, उसमें उसके कमेंट्स, उसने किस फील्ड में वर्क किया है, कहाँ कहाँ से उसने डेटा कलेक्ट किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फील्ड में आपको इन्हेंस करेगा आपकी थीसिस को। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या आईआईटीज़ हैं वो इसमें गैजेट में थोड़ा सा उनका चेंजिंग रहेगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।